गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज का सुविचार, न्याय करना उतना कठिन नहीं है जितना अन्याय को सहन करना। पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो देश को संचालित करने के लिए नियम कानून बनाने का जो कार्य होता है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। मतलब देश के लिए, नागरिकों के लिए जो नियम कानून विधि का निर्माण किया जाता है वह व्यवस्थापिका करती है। और कार्यपालिका उन नियम और कानूनों को क्रियान्वित करती है, जनता के लिए लागू करती है। और जो न्यायपालिका का कार्य यह होता है कि वह नियम कानून ना मानने वाले लोगों को दंड देती है। तो आज हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। चलिए विस्तार से जानते हैं कि न्यायपालिका क्या होती है। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है और यह है जो लोग व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं या उसकी अनदेखी करते हैं, उन्हें नहीं मानते, उन्हें तोड़ते हैं, तो ऐसे नागरिकों को, जो नियम कानूनों को ना माने, ऐसे नागरिकों को न्यायपालिका उनके द्वारा किए गए अपराधों के आधार पर दंडित करती है, दंड का निर्धारण करती है। एवं न्यायपालिका को अधिकारों का रक्षक भी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है वो न्यायपालिका को दिया गया है। इस उत्तरदायित्व के तहत न्यायपालिका नए नियम और कानूनों का निर्माण भी करती है। कैसे? जब न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियम कानून संविधान के अनुरूप नहीं है या संविधान में लिखे जो संविधान में लिखी धाराएं हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो वह इन नियम कानूनों को बदल सकती है या उन्हें निरस्त भी कर सकती है। तो मैंने आपको न्यायपालिका के बारे में समझाया कि ये शासन का तीसरा अंग है, महत्वपूर्ण अंग है और ये लोगों को जो नियम कानूनों को नहीं मानते, उसका उल्लंघन करते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं, उसे दंड देने का कार्य भी करती है। एवं न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह नए नियम कानूनों का निर्माण कर सके। न्यायपालिका की संरचना। न्यायपालिका की संरचना इस प्रकार है। इसमें 2 प्रकार के मुख्य न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो चलिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत का शीर्ष न्यायालय कहलाता है, सबसे बड़ा न्यायालय कहलाता है। और इस न्यायालय को प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं और इसे संविधान के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरे शब्दों में जाने तो इसे संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। और इस उत्तरदायित्व के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों में परिवर्तन कर सकता है या उन नियम कानूनों को निरस्त भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि यदि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो व्यवस्थापिका के द्वारा नियम कानून निर्मित किए गए हैं वे संविधान के अनुरूप नहीं है या संविधान में लिखी धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन नियम कानूनों को निरस्त करने का अधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन इस प्रकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय में के गठन में संविधान में लिखे अनुच्छेद 124 में उपबंधित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्यतः 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्धारण एवं उसके वेतन और भत्ते का निर्धारण का जो अधिकार है वह संसद को दिया जाता है। संसद ये निर्धारित करती है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे या उनका वेतन भत्ता किस प्रकार होगा। और अभी वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पे परिवर्तन किया जा रहा है। अभी वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश है और 25 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह परामर्श लेते हैं, उनके साथ सलाह मशविरा करते हैं। लेकिन वह उन्हीं न्यायाधीशों के साथ परामर्श करना चाहते हैं जिनसे वह उचित समझते हैं, जिनके बारे में वे जानते हैं कि ये न्यायाधीश उचित सलाह दे सकते हैं, उन्हीं के साथ वह परामर्श करते हैं। अब सलाह परामर्श के बाद वे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वे मुख्य न्यायाधीश से सलाह परामर्श लेकर करते हैं। इस प्रकार वे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद बात करते हैं योग्यताएं की कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है। तो सबसे पहले कि वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की इच्छा रखता है उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, मतलब वह इंडियन होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा है कि वह किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगभग 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका है। वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की इच्छा रखता है सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक न्यायालयों में वह न्यायाधीश लगभग 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहना चाहिए उसको। तीसरा है कि वह किसी उच्च न्यायालय या 1 से अधिक न्यायालयों में लगभग 10 वर्षों तक अधिवक्ता का कार्य कर चुका हो, मतलब वकालत कर चुका हो। और चौथा है कि राष्ट्रपति की नजरों में वह उच्च श्रेणी के कानून का ज्ञाता हो, मतलब कि राष्ट्रपति की दृष्टि में जो व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है उसे कानून का A to Z ज्ञान होना चाहिए, उसे कानून के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कहीं से कुछ भी पूछा जाए तो उसे उसकी जानकारी होना चाहिए। तो ये 4 योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अति अनिवार्य हैं। इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। जब वह 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो वह अपने पद से मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि वह चाहे तो इस अवधि के पूर्व भी, मतलब 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले भी वह राष्ट्रपति से संबंधित इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को संबंधित त्याग पत्र दे सकता है, मतलब वो राष्ट्रपति को बताकर अपने पद से 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले भी अपने पद से वह मुक्त हो सकता है।